हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप सब। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है ना। शुरू से वन डायमेंशनल मोशन हम लोग स्टार्ट किए हैं। उसमें हम लोगों ने टाइप ऑफ मोशंस देखे, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट और मोशन डिस्कस किया है ना। फिर रेस्ट पे जब आए और मोशन पे जब आए तो उसके बारे में, क्या रेस्ट और मोशन के एब्सोल्यूट क्वांटिटीज हैं, क्या एब्सोल्यूट हो सकते हैं, मतलब कि एब्सोल्यूट होने का मतलब क्या सभी के लिए रेस्ट पे होना या सभी के लिए मोशन पे होना, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि यदि किसी के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे हो तो किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में होगा, और किसी के रिस्पेक्ट में यदि कोई मोशन में है तो किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे भी हो सकता है। वो हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया है। ठीक है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। फिर हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन किया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इस चैप्टर के लिए बल्कि आगे के और चैप्टर्स के लिए भी। बिकॉज फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही हम ये बताते हैं कि कोई रेस्ट में है या मोशन में है या उसकी क्या स्टेट होगी। ठीक है, तो उस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इतना किया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। देखो, हमारा तो स्पेस है ना, हम जहाँ रहते हैं एक 3D स्पेस है, और 3D स्पेस में कोई कहाँ है उसका पोजीशन कैसे बताएंगे। तो उसका पोजीशन बताने के लिए हम तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम को मेनली यूज करते हैं। तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, पहला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो आपको क्लास 11 में स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल नहीं पढ़ना है, सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही पढ़ना है। ठीक है, और एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीन एक्सिसेस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीन एक्सिसेस एक्स, एक्स, वाई और जेड, जो कि तीनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। तो 3D में वो स्पेस लेंगे जो एक्स वाई और जेड के द्वारा घिरा हो, और उसमें किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को हम डिफाइन करेंगे कि वो पार्टिकल कहाँ है। तो यदि हम एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे तो हमको क्या लेना पड़ेगा, आई कैप। यदि हम वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं तो जे कैप, और यदि हम जेड एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे तो के कैप। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई कैप, जे कैप और के कैप। मतलब जैसे आप यहाँ समझो, एक ये हो गया हमारा डायरेक्शन के लिए, है ना। ये देखो, ये हो गया ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। इसको इसके साथ रिजेंबल कर लो, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ एक वाई जेड के साथ में आप इसको रिजेंबल करो, मतलब इसके साथ मिलाने की कोशिश करो, कंपेयर करो। कहने का मतलब, यदि कोई, इफ एनी पर्सन वॉक्स टुवर्ड ईस्ट 5 मीटर, इट्स नथिंग बट इट इज इट्स नथिंग बट वो एक्स एक्सिस में 5 मीटर जा रहा है। यदि कोई पूर्व दिशा की ओर जा रहा है 5 मीटर, इसका मतलब कि वो एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर गया। तो हम लोगों ने बेसिकली एक डायरेक्शन को इसमें इंट्रोड्यूस किया है। एक थोड़ा सा वेक्टर का भी टॉपिक है, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वेक्टर, उसमें इसको और अच्छे डिस्कस कर पाएंगे हम लोग। तो अभी थोड़ा सा देख लो। ठीक है, यदि हम 5 मीटर कोई वेस्ट में जाता है या 5 मीटर ईस्ट में जाता है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि 5 मीटर ईस्ट गया, मतलब 5 मीटर टुवर्ड्स आई कैप। 5 आई कैप बोल देने से ही काम हो गया, है ना। और या फिर 5 मीटर वेस्ट में गया तो -5 आई कैप। अब इसको ऐसे देखो, -5 मतलब क्या, 5 तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन किधर है। यदि हम इस डायरेक्शन को टुवर्ड ईस्ट को आई कैप बोलते हैं, तो टुवर्ड वेस्ट को क्या बोलना चाहिए मुझे, -आई कैप। तो इसमें मैग्नीट्यूड 5 है कि कितना मीटर गया भैया, तो 5 मीटर गया, और डायरेक्शन कौन सा होगा, तो -आई कैप, आई मीन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आई कैप। तो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ आई कैप इज टुवर्ड ईस्ट, तो -आई कैप इज टुवर्ड वेस्ट। तो ये हुआ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक्स एक्सिस हुआ ए एक्स, ए वाई, है ना, और जेड इसमें तो दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, मतलब 2D है ना। तो देखो, यदि मैं इस वेक्टर को आर बोल दूं तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आर इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो देखने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग नजरिया है, लेकिन आपकी चेंज नहीं होगी पोजीशन। तो मैं इसके बाद जब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आता हूँ, आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो यहाँ, देखो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है बेसिकली, देखो यहाँ पे लिखा है when each point on a plane of a two-dimensional coordinate system is decided by a distance, है ना, decided by a distance from reference, from a reference, देखो from a reference point, an angle, यहाँ पे पोलर में क्या होता है, an angle taken from reference direction is known as the polar coordinate system। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, हम एक सर्कल की बात करते हैं, तो सर्कल उतना अच्छा मेरा ड्रॉ तो होगा नहीं, कोशिश 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 कामयाब, ठीक। देखो ये हुआ इसका रेडियस, ठीक है, गंदा हो गया, हटाओ इसको, फिर से बनाते हैं, चलो फिर से, वाला भी कुछ अच्छा नहीं बना। जैसे देखो ये रेडियस है, तो ये पूरा सर्कल में तो रेडियस ही रहने वाला है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ ये मान लो यहाँ से यहाँ कवर किया, एंगल कितना लिए, थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हम इसका पोजीशन, यदि मैं पार्टिकल का पोजीशन यहाँ है तो इसका पोजीशन हम लोग बता सकते हैं कैसे, यहाँ पे हम लोग उसका रेडियस और कितना एंगल सस्टेन करता है, कितना एंगल कवर करता है वो चलने में, उस पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे यदि यहाँ पे सपोज करो ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पे आपका वाई एक्सिस, ठीक है। यदि थीटा सब्टेंड करता है एंगल थीटा, वही है आपका आर, तो एंगुलर कितना लगा होगा, वो ऐसे लगा होगा, ऐसे लगा होगा, सर्कल ऐसे पूरा कंप्लीट हुआ होगा, ऐसे 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 गोल करके बन गया होगा ऐसे, ठीक है। तो ये आर को हम रिजोल्व भी कर सकते हैं, तो वेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली, टुवर्ड एक्स एक्सिस क्या होगा, आर कोस थीटा, टुवर्ड वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। यहाँ से भी सेम ही रिजल्ट निकलने वाला है। देखिए यदि मैं इस आर को निकालना चाहूँ तो ये आर साइन थीटा मतलब ये भी आर साइन थीटा है ना। यदि मैं आर स्क्वायर को निकालना चाहूँ तो पाइथागोरस क्या बोलूंगा, आर स्क्वायर इक्वल टू, आई मीन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर मेरा क्या है, आर cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। आर cos थीटा और आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो बेसिकली क्या आएगा, मैंने एलएचएस इक्वल टू आरसीसी आ जाएगा, कुछ और नहीं होगा, बल्कि मतलब आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और आर में ऐसे रिलेशन, ठीक है। अब बताओ मोशन, यहाँ से फाइनली हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, मोशन। मोशन बोल रहे हैं, वन डायमेंशनल मोशन का एक्चुअल फील यहीं से आएगा, ठीक है। तो मोशन क्या होता है, इफ पार्टिकल, है ना, मोशन क्या होता है पहले हम लोग डिस्कस कर ले। इफ अ पार्टिकल, सपोज करो लेट्स पार्टिकल ए है और यहाँ से आफ्टर टाइम टी, है ना, ये यहाँ पहुँच गया ए डैश पे, ठीक है। तो एक टाइम इंटरवल में यदि कोई पार्टिकल, यदि कोई बॉडी अपना पोजीशन को चेंज कर दे तो क्या समझेंगे कि वो पार्टिकल या वो बॉडी किस में है, मोशन में है। बिकॉज मोशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। पोजीशन चेंज हो तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है, मैंने उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ स्पीड होगा, तो वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है। अब काइंड ऑफ मोशन में आ जाते हैं। काइंड ऑफ मोशन क्या होता है, पहला ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है कि देखो, अ मोशन इन विच all points of a body moving uniformly, देखो uniformly in a single direction is called translational motion.
बॉडी के सभी पॉइंट, सभी पार्ट्स एक ही साथ, एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही साथ कहने मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करने चाहिए। कैसे देखो, मोशन, मोशन है स्ट्रेट लाइन, ऐसे कुछ हो गया, है ना। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी ट्रांसलेशनल मोशन का ही एग्जांपल है। ठीक है, ए पार्टिकल ए पार्टिकल ए पार्टिकल, ये सारे एक ही डायरेक्शन में होंगे, या इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, ऐसे। ठीक है, अब इसके दो टाइप होते हैं, पहला तो रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा कर्विलिनियर। तो रेक्टिलिनियर क्या है? द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर। जो पहला वाला एग्जांपल दिया ना, ये वाला रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांसलेशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन, है ना, अ मैन, अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट। तो यदि बॉल कोई है, ये ग्राउंड है, और यहाँ से कोई बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है डाउनवर्ड, तो नाच कूद के तो गिरेगा नहीं, वो डायरेक्ट एक स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करेगा ऐसे। तो मोशन में स्ट्रेट लाइन हुआ, एक यही हुआ रेक्टिलिनियर मोशन में। रेक्टिलिनियर मोशन में ट्रांसलेशनल मोशन है, उसमें भी एक रेक्टिलिनियर मोशन है। दूसरा कर्विलिनियर मोशन। तो ये कर्विलिनियर मोशन क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स, if an object moves in a curved path, we can say it is in a curvilinear motion. For example, the motion of a ball when, ठीक है, and the motion of a vehicle in a turn are examples of the curvilinear motion. For example, जैसे ये रोड है, ठीक, एक गाड़ी है ना, तो ये जो टर्न होगा ना, ऐसे ऐसे जो टर्न होगा, तो एक कर्विलिनियर मोशन है। ट्रांसलेशनल मोशन का ही पार्ट है। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब बेसिकली होता है कि आगे पीछे ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करने को ही ट्रांसलेशनल बोलते हैं। वाइब्रेशनल हो जाएगा मतलब यदि आगे पीछे होगा तो उसमें कर्विलिनियर मोशन होता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है? रोटेशनल मोशन कैन बी डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सर्कुलर पाथ और अ फिक्स्ड ऑर्बिट। सर्कुलर पाथ और अ फिक्स्ड ऑर्बिट। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्कल में यदि कोई बॉल मूव करे तो सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है ना। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, किसके अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट। एक्सिस, यदि इसको डिस्क होता है तो ऐसे इसके अबाउट एक एक्सिस होती, उस एक्सिस के अबाउट एक पार्टिकल मूव कर रहा होता है, ऐसे सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन भी रोटेशनल मोशन में ही आता है ऐसे, यदि देखा जाए तो। ठीक है, अब आते हैं अपन फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी ये क्या होता है? A physical quantity can be expressed as a value which is the algebraic multiplication of a numerical value and a unit. Okay. Example of physical quantities are mass, amount of substance, length, time, temperature, electric current, light intensity, force, velocity, density and many others. सब मोटे मोटे तौर पे हम लोग क्या कह सकते हैं? एनी क्वांटिटी विच इज मेजरेबल, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा ताम झाम नहीं बोल के मोटे मोटे तौर पे हम कैसे समझ सकते हैं? मोटे मोटे तौर पे नहीं, बल्कि एकदम एग्जैक्ट उसका डिफिनेशन है। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। डन। अब ये फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो दो टाइप की आपके पास क्वांटिटीज होती है फिजिकल क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। आप इसको क्लास 9 से भी इसके साथ इनकाउंटर करते आ रहे हो आप लोग, है ना। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, इजंट इट? दोज क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास, है ना। आप यदि दुकानदार के पास जाओ और बोलो कि 5 kg चावल दो, तो दुकानदार उससे आगे ज़्यादा कुछ और इंफॉर्मेशन आपसे नहीं चाहेगा। वो 5 किलो चावल इस पर्याप्त है उसके लिए, है ना। डिस्टेंस, जैसे
ये रहा ए बी। तो यहाँ पे इसमें डायरेक्शन का लेना देना नहीं है, ए भी डिस्टेंस हो सकता है, ए भी हो सकता है ना। पेन बदल बदल के आपको दिखाता हूँ, रुको। ऐसे ऐसे घूम घूम के भी जा सकता है पार्टिकल आपका, चाहे तो ऐसे, या पूरा दुनिया घुमा दो इसको और दुनिया घुमा के लेके आ जाओ यहाँ पे, तो ये सारे डिस्टेंस हो जाएंगे। इसमें डायरेक्शन का कोई खेल नहीं है। ए से बी पे जाना है, वो कितना भी घूम कर जा सकता है। स्पीड हो गया, है ना, वर्क हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे स्केलर क्वांटिटी के। अब वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल, है ना, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है। इसमें भी यदि आप देखो, एग्जाम्पल सटीक बैठेगा, देखो जैसे यदि एक पॉइंट ए है अभी जो दिखा रहा था, और एक पॉइंट बी है, डिस्प्लेसमेंट से ही हम लोग समझते हैं इसको। अब ए और बी है, तो ए से बी तक की कुछ तो दूरी होगी, x मीटर मान लो, तो ये x मीटर क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे आपको a से b पे जाना है, तो आप नाच कूद के ऐसे घूम घूम के नहीं जा सकते, ऐसे ऐसे घूम घूम के नहीं जा सकते, क्योंकि हर एक बार चेंज होगा आपका डिस्टेंस, आप ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो आपको फॉलो करना पड़ेगा कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। ए से बी पे आने के लिए आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन। और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन जब आपने फॉलो किया, तो कहने का मतलब होगा कि ए से बी पे जाने के लिए आपको कुछ दूरी तय करनी पड़ी, और दूरी सपोज करो x मीटर है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही दूरी तय करनी पड़ी, किसी भी डायरेक्शन में नहीं। तो कहने का मतलब है कि उस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ एक डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हुआ, और यही हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। सो दोज क्वांटिटीज हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, और वेक्टर को आप चाहे जहाँ से पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ लेना। यदि आप साइंस लेके पढ़ते हो तो जिंदगी भर वेक्टर पीछा नहीं छोड़ेगा, याद रख लो। वेक्टर जितने अच्छे से समझ जाओगे, वेक्टर चैप्टर हो आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा, चाहे जो चैप्टर हो उसमें ठीक घुसा पड़ा रहेगा वेक्टर। इसलिए वेक्टर को कर लेना, चाहे जहाँ से कर लो अच्छे से कर लेना वेक्टर। ठीक है, अब आ जाओ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं कि द फंडामेंटल क्वांटिटीज refers to a physical quantity that cannot be stated in any other physical quantity। मतलब कि वो क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी का हेल्प नहीं लेना पड़ता है, वो खुद ही खुद को डिफाइन अच्छे से कर लेते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी। और हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बारी बारी से बता देता हूँ। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी करंट, थर्मोडाइनेमिक्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। और उनकी यूनिट्स भी बता देता हूँ। लेंथ की मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। अच्छा, इनका सिंबल भी बता देता हूँ चलो। तो मीटर का एम, ओके, किलोग्राम का केजी, सेकेंड का टी, इसको एम से ही दिखाते हैं, इसको एल से दिखाते हैं, सॉरी एल से। ठीक है, मास को एम से, लेंथ को एल से, टाइम को टी से, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, एम्पियर को ए से दिखाते हैं हम लोग, केल्विन को भी टी से, ये तो टेम्परेचर, अच्छा सेकेंड को एस से, सॉरी, और इसको टी से, इसको टी से, मोल को एम ओ एल मोल से, और लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला को। ठीक है, ये सातों आपको मैंने लिख दिए। अब जैसे आप जब डायमेंशन निकालोगे
हम लोग क्या निकालते हैं, एम एल टी, इस वाले ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में हम लोग डायमेंशन निकालते हैं एम एल टी में। तो कहने का मतलब है कि हम किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी यूनिट को किस में एक्सप्रेस करते हैं, उन डेराइव्ड यूनिट्स को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में दिखाते हैं। अब डेराइव्ड क्या गया, तो डेराइव्ड क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी, डेराइव्ड यूनिट आर दोज यूनिट्स विच आर, मतलब कि जो मिलती है हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से। जैसे मैं यदि बोलूँ चार्ज, अच्छा एग्जांपल है चार्ज। चार्ज, अब इसका मुझे डायमेंशन यदि निकालना है तो इसका डायरेक्ट कुछ नहीं निकलेगा, तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि इन सातों के टर्म्स में कहीं ना कहीं मुझे मिल जाए। तो चार्ज होता है क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी, है ना, करंट इनटू टाइम। तो करंट के लिए, करंट देखो फंडामेंटल क्वांटिटी है आपका, इलेक्ट्रिक करंट एम्पीयर, और आपका टाइम भी देखो फंडामेंटल है ना। तो ऐसे करके हम लोग इसको एक्सप्रेस कर लेंगे। अब आ जाओ डेराइव्ड क्वांटिटी पे। The quantities derived from the fundamental quantities are referred to as derived quantities। मैंने बोला ना कि फंडामेंटल क्वांटिटी से जो derived हो गया है उसको ही हम लोग कहते हैं derived quantity। The units used to measure these derived quantities are referred to as derived unit: force, velocity, density, heat power, energy, momentum and acceleration are some examples। Okay, जैसे देखो मैंने अभी दिखाया ना, जैसे वो चार्ज वाला। अब मैं वेलोसिटी यदि बोलूँगा, वेलोसिटी ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सो मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी की यूनिट को डिफाइन करने के लिए मुझे मीटर का हेल्प लेना पड़ा, लेंथ का हेल्प लेना पड़ा, जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और साथ ही में एक टाइम का भी हेल्प लेना पड़ा। ये दोनों अकेले में खुद को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मीटर अपने आप को लेंथ में दिखा रहा था और सेकंड भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा था, लेकिन जब मैंने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना था तो मुझे इन दोनों का हेल्प लेना पड़ा, है ना। v इक्वल टू लेंथ बाई टाइम, ये लेना पड़ा मुझे। तो इसमें हमने दो फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प ली है, इसलिए क्या है, डेराइव्ड यूनिट है। ऐसे ही आप एक्सेलरेशन का निकाल लो, है ना, पावर का निकाल लो, हीट का निकाल लो, किसी का भी, मोमेंटम का निकाल लो, मोमेंटम एम भी। तो मास तो अपने आप को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर लेगा। मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। वेलोसिटी में फिर से अगेन आपको मास पर टाइम करना, मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको फिर से हेल्प लेनी पड़ी। तो ये आपका हो गया डेराइव्ड यूनिट या डेराइव्ड क्वांटिटी में। ठीक है, अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन, समझते हैं उन चीजों को। कोई स्केलर है, वेक्टर है, इन सबके साथ। ठीक है, जिसमें हमारा पहला नंबर पे है डिस्टेंस। So distance is a total movement of an object without any regard to direction, है ना। डिस्टेंस इज नथिंग बट द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन सर्टेन टाइम। तो सर्टेन टाइम का यहाँ पे हम लोग हटा देते हैं कि क्योंकि रेट का इशू आ जाएगा। तो कहने का मतलब कुछ भी एक पार्टिकल यदि कुछ पाथ कवर कर रहा है चलने में, सपोज करो आप जैसे ये रहा, ए है, ए बी है। ए से बी पे आने के लिए वो चाहे ए पाथ फॉलो करे, है ना, या ए पाथ फॉलो करे, या ए पाथ फॉलो करे। वो चाहे जो पाथ फॉलो करे, वो ए से बी पे जाना चाहता है और ए से बी पे चला जाएगा। उसको ए से बी पर आने के लिए जितना भी चलना पड़ेगा, जितना पाथ फॉलो करना पड़ेगा, वही उसका डिस्टेंस होगा। क्योंकि हमें डायरेक्शन का तो कोई इशू है ही नहीं कि आप कहाँ से जा रहे हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। आपको ए से बी पे जाना है, बस ऐसे, ये हो गया आपका डिस्टेंस। और इसका डायमेंशन क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस तो एक लेंथ है ना, कुछ भी कहीं पे चले तो उसकी लेंथ है, और लेंथ का हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा,
देखो लेंथ में हम लोग बेसिकली एम एल टी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या लेंथ में मास का कोई टर्म है? नहीं है, तो मास का पावर क्या हो जाएगा, जीरो। लेंथ का कोई टर्म है तो हाँ है, लेंथ ही तो है, तो लेंथ आर टू द पावर 1। और टाइम का कोई फैक्टर है क्या? नहीं है, तो टी का पावर जीरो। गॉट इट। अब आ जाइए डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एज वेल, बोथ। कहने का मतलब सेम, फिर से आप ले लो वही एग्जांपल पुराना वाला। ये यहाँ है, तो पीछे बता रहा था वाला चीज, बी यहाँ है। अब इसको ए से बी पे आना है तो कुछ तो दूरी चलनी पड़ेगी, इसको तो दूरी तो कवर करना ही पड़ेगा, तो वो मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे भी वही हो रहा था ना, उसको कुछ चलना पड़ा तो वो तो मैग्नीट्यूड में आ गया। अब ऐसा नहीं है कि ए से बी पे आने के लिए कहीं पे भी घूम घूम के आएगा, एक नहीं चलेगा, ये तो छोड़ देना, ठीक है। तो उसको ए से बी पे आने के लिए एक किसी एक ही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा ताकि वो जल्दी पहुंचे। तो वो डायरेक्शन ए है, वो डायरेक्शन ए है, यहाँ से यहाँ चलेगा वो पार्टिकल, जैसे इस डायरेक्शन। यदि एक क्या यदि ए से बी पे आने के लिए वो ऐसे चलेगा तो क्या पहुंच जाएगा क्या? नहीं ना। तो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, किसी भी डायरेक्शन में चलने से काम नहीं बनेगा, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में उसको चलना पड़ेगा यदि ए से बी पे जाना है। तो इस स्पेसिफाइड डायरेक्शन को ही हम बोलते हैं क्या? वेक्टर क्वांटिटी। उसका जो डायरेक्शन है वो यूनिट किसी भी डायरेक्शन में नहीं चलेगा। और बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट जो है डायरेक्शन को लेकर जो पॉइंट है वो ए है, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। क्योंकि आपका नहीं था डिस्टेंस में आपका ये वाला चीज नहीं था, क्योंकि डिस्टेंस में ए से बी पे जाना है, चाहे जैसे जाए। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम, वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। होप समझ गए होंगे आप। जैसे या एग्जांपल के लिए देखो, जैसे सर्कल तो नहीं बनाया, पता नहीं क्या बन गया। यदि कोई पार्टिकल यहाँ से घूमे और घूमते घूमते फिर से वही यहीं आ जाए, तो उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या होगा? डिस्टेंस, आई मीन क्या डिफरेंस होगा? फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाएगा। लेकिन डिस्टेंस क्या जीरो होगा? नहीं, क्योंकि उसने तो चला है ना, पाथ तो इतना कवर किया ही है, ये वाला पाथ तो उसने कवर किया ही है। तो इस केस में डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, बल्कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट, speed. So speed is our scalar quantity. Let's talk about it. ये क्या होता है? So speed is defined as the rate of change of position of an object in any direction, because speed deals with distance and distance is a scalar quantity. So speed is also a scalar quantity. हमेशा ये वाला लॉजिक काम नहीं करेगा। जैसे वर्क के केस में फोर्स वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है, जबकि वर्क स्केलर होता है। तो ये चीज़ को आप बाद में मुझे ब्लेम मत करना, मैंने ऐसे कहा था। तो स्पीड, तो बेसिकली स्पीड क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोटे मोटे तौर पे अच्छे से डिफिनेशन ये हो जाएगा कि स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी होता है स्पीड, क्योंकि स्पीड डील करता है डिस्टेंस के साथ में, और स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ओनली है मैग्नीट्यूड। और स्पीड का फॉर्मूला हो गया आपके पास ए, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, इस यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। एक एसआई, दो टाइप के यूनिट सिस्टम होते हैं हमारे पास, एक सीजीएस और एक एसआई। एसआई को एमकेएस भी कहते हैं, बट बहुत स्लाइटली डिफरेंस भी है थोड़ा सा। ठीक है, तो एसआई और सीजीएस दो यूनिट्स होते हैं। तो एसआई में क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, और सीजीएस में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। उसको थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं साइड में।
एस आई, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले लेंथ, ठीक, मास और एक टाइम। तो एस आई में मीटर, मास को केजी और सेकंड को, टाइम को सेकंड में, और सी जी एस में सी जी एस सेंटीमीटर, ग्राम और एक सेकंड, इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर से डायमेंशन में आ जाओ। डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो स्पीड इक्वल टू लेंथ, डिस्टेंस इज नथिंग बट अ लेंथ ना, तो लेंथ बाई टाइम। लेंथ को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे? लेंथ क्या है? लेंथ इज अ लेंथ और टाइम इज सेकेंड, है ना, टाइम को सेकेंड में मेजर कर रहे हैं। तो एम का कोई फैक्टर है क्या? स्पीड में मास का कोई फैक्टर आया? नहीं आया। तो देखो डायमेंशन में क्या हो जाएगा? मास का पावर 0। लेंथ का कोई फैक्टर है क्या? तो हाँ है, लेंथ का पावर 1 हो जाएगा। और सेकंड टाइम का कोई फैक्टर है क्या? तो हाँ है, लेकिन वो नीचे में है, डिनोमिनेटर में है, तो उसको ऊपर में ले जाएंगे हम लोग, न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो उसका इंडिसेस से क्या हो जाएगा? पावर -1 हो जाएगा। तो देखो टी का पावर -1, डन। अब स्पीड जो होता है वो भी 2 टाइप के होते हैं, 2 या 3 टाइप के होते हैं, मतलब बेसिकली आप जितना बोलना चाहो, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, जितना कैटेगराइज कर सको आप उसको, जितना बांट सको, है ना, बात का बतंगड़ जैसा है। तो आएगा आपका पहला यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन एन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देन इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब है वो, यहाँ से यहाँ तक चलना है तो इक्वल इंटरवल में, टी टाइम में x, फिर अगले टी टाइम में फिर x, फिर अगले टी टाइम में फिर x, अगले टी टाइम में फिर x, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है। मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर, फिर एक दूसरे घंटे में फिर 10 किलोमीटर, तीसरे घंटे में फिर से 10 किलोमीटर, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस वो कवर कर रहा है यदि कोई बॉडी। तो वो जिस स्पीड से मूव कर रहा है उस स्पीड को क्या बोलेंगे? वो यूनिफॉर्म स्पीड है। इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, ये वेरी नहीं कर रहा है, वो यूनिफॉर्म है। हम लोग बात में कहते हैं ना यूनिफॉर्म है, मतलब कि वो चेंज नहीं कर रहा, वेरी नहीं कर रहा, उसका जो गति है वो समान रूप से चल रही है। अब और एक दूसरा आता है आपका एवरेज स्पीड। इस पर देखो क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। आपको 1 डायमेंशनल मोशन में बोर्ड की यदि मैं बात करूँ ना, चाहे किसी भी बोर्ड को उठा लो, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को मिला के बनता है। इस लेक्चर के बाद में जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा तो उसमें आपको दिखाता हूँ फिर मैं कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पर, ठीक है। दूसरा आपका एवरेज स्पीड। तो इसको आप पहले समझ लेना अच्छे कॉन्सेप्ट को, ठीक है, और बुक में भी पढ़ना। बुक को पढ़ा करना, लेक्चर से, किसी का भी लेक्चर, मेरा नहीं, किसी का भी लेक्चर से काम नहीं बनता है, ठीक है, जब तक किताब नहीं पढ़ते हो। किताब से अच्छा ज्ञान कोई नहीं दे सकता है, और जो आप खुद से पढ़ के जितना अच्छा समझ सकते हो उतना अच्छा कोई घोल के पिला देगा तो वो वाला काम नहीं करेगा, याद रखो। ये बता ही देता हूँ मैं। और 11 12 तो आपका 9 10 का जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ज़मीन आसमान का फर्क होगा, इतना ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। बताता हूँ क्योंकि सब कुछ भुक्त भोगी है इसका, है ना। जाओ एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टोटल टाइम। दैट इज क्या होगा? देखो कि एक क्वांटिटी ए है, आई मीन एक पॉइंट ए से बी पे बॉडी को आना है, डन। अब देखो वो सपोज करो कि वो t1 टाइम में x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, t2 टाइम में x2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, t3 टाइम में x3 डिस्टेंस, t4 टाइम में x4, ऐसे करके। मतलब कोई ठीक नहीं है क्यों, कितने देर, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल जा रहा है किसी, और दूसरे घंटे में 5 ही किलोमीटर जा रहा है, फिर तीसरे घंटे में 4 किलोमीटर चल रहा है, ऐसे करके है ना। चौथे घंटे में वो फिर 25 किलोमीटर चला जा रहा है। तो ये उसका मतलब कि कोई मेंटेन नहीं हो रहा है। लेकिन यदि मैं इस केस में यदि मैं उसकी स्पीड की बात करूंगा कि इसकी स्पीड क्या होगी, तो बोलूंगा कि टोटल डिस्टेंस कितना गया। स्पीड का डिफिनेशन क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम।
तो मैं क्या क्या कर लूँगा कि टोटल डिस्टेंस आपसे पूछ लूँगा, मैं पूछ लूँगा टोटल डिस्टेंस बताओ, x1 x2 x3 प्लस x4 एंड सो ऑन बाई टोटल टाइम बता दो आप मुझे, t1 t2, भाई t1 सेकंड में इतना गया था ना, तो ऐसे करके t1 t2 t3 t4 एंड सो ऑन। तो यही आपका एवरेज स्पीड को यदि मैं v से रिप्रेजेंट करूँ तो v को इसे पावर में ऐसे बार दे देते हैं, एवरेज को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, डन। आ जाओ, अब होता है एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब भैया ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर एक जगह पे यही अब मिलेगा आपको, इंस्टेंटेनियस स्पीड से ज़्यादा डील करना होता है। और ख़ास इसमें एक चीज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, एक तो ये चीज़ नया चीज़ dy/dx, मतलब यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस भी आ जाएगा थोड़ा सा। तो अभी कैलकुलस को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, कैलकुलस के ऊपर मैं पहले मैथमेटिकल टूल के लिए बनाऊंगा, फिर कैलकुलस को अपन अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आ जाओ इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। ये चीज मेन है, ये चीज मेन है, मुख्य चीज यही है। यदि कोई बॉडी 10 सेकेंड से मान लो मूव कर रहा है, तो t इक्वल टू 0 से शुरू हुआ होगा, 0 1 2 3 ऐसे करके सो ऑन। अब मैं आपसे पूछ लूं कि 8वें सेकेंड पे उसका क्या था वेलोसिटी, 8 सेकेंड में नहीं, 8 सेकेंड में पूछने पे क्या होगा, 1 से 8 तक ही आप बताओगे। मैं पूछ रहा 8वें सेकेंड पे, एट दैट इंस्टेंट, एट दैट पर्टिकुलर टाइम, व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द 8 सेकेंड, आई वांट टू नो। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हम वेलोसिटी या पर्टिकुलर टाइम पे जो हम लोग बात करते हैं ना, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, उस एट दैट इंस्टेंट। और वो होता है मेरा, देखो वेलोसिटी तो होता ही है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, आपका जो भी बोल लो, स्पीड बोलो, वेलोसिटी अलग हो जाएगा बिकॉज वेक्टर में फिर आप बोलोगे, फिर इसकी स्पीड और वेक्टर क्या एक ही है, उसको अलग से बताएंगे। मतलब अभी स्पीड लेके चलो आप। ठीक है, स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड तो होता ही है डिस्टेंस बाई टाइम। ये तो आपका स्पीड होता ही है। अब d क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने dy/dx लिखा है, ये d क्या बताता है, अभी के लिए रख लो, कैलकुलस में मैं इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा। वेरी वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, डी क्या बताता है, वेरी स्मॉल चेंज। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम पे मैं पूछ रहा हूँ, इसका मतलब कि बहुत छोटे समय पे, बहुत छोटे समय पे। यहाँ पे देखो मैं क्या लिख दिया, dy/dx लिख दिया मैंने, v इक्वल टू होगा dy/dt टाइम के रिस्पेक्ट में। यदि आपका डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में मैं उसको रेट करूंगा, उसको मैं डेरिवेटिव करूंगा, उसको डेरिवेटिव भी कहते हैं। आगे इससे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा इसको आप ओमिट करो, थोड़ा सा ओमिट कर दो, अच्छा नहीं, इसको थोड़ा सा ओमिट कर दो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। इस अगले वाले वीडियो में वेलोसिटी और वेलोसिटी के भी टाइप, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन को हम लोग समझेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने इन्हीं टॉपिक्स पे। फिर हम कैलकुलस को इंट्रोड्यूस करेंगे। और कैलकुलस जब तक आप साइंस रखोगे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए कैलकुलस को बहुत अच्छे से ध्यान देकर के देखना है, समझना है और उसको प्रैक्टिस करके समझ जाना है बढ़िया से एकदम। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जो कि कोई करता नहीं है मुझे पता है। ठीक है, फिर भी बोलना काम है मेरा, तो मैंने बोल दिया। चलो, टेक केयर योरसेल्फ।